ये वही लिस्ट है जिसके जरिए एमपी कांग्रेस मिशन 23 की तैयारियों में जुट चुकी है। इस सूची में पार्टी के उन दिग्गजों के नाम हैं जिनके भरोसे वो मिशन 23 के रण में उतरने वाली है। जी हाँ, एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन में बड़ी सर्जरी की है। कमलनाथ ने सभी 52 जिले के लिए प्रभारी नियुक्त किए। ये सभी प्रभारी जिले में कांग्रेस के सभी संगठनों और क्रियाकलापों के बीच समन्वय का काम करेंगे, जो मंडलम, सेक्टर, बूथ, मतदाता सूची जैसे कामों की निगरानी करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से समय समय पर फीडबैक भी लेंगे। बड़ी बात कांग्रेस की रणनीति में ये है कि 4 बड़े शहरों में कमलनाथ ने प्रदेश के सीनियर नेताओं को प्रभारी बनाया है। नहीं, प्रभारियों के मामले में काफी उलटफेर किया है कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने, और मैं समझता हूँ जिस तरह के नाम आए हैं, सब वरिष्ठ नेता हैं जिनको प्रभार सौंपा है। जैसे मुकेश नायक जी को भोपाल का प्रभार सौंपा है, तो कुल मिलाकर ये कसावट हर जिले में होगी, समन्वय स्थापित होगा और कांग्रेस 2023 में सरकार बनाने की तरफ तेजी से चलेगी। इधर मिशन 23 को लेकर बीजेपी की भी अपनी तैयारी है, लिहाजा बीजेपी कांग्रेस की रणनीति से इत्तेफाक नहीं रखती। वह खुद की तैयारी का बखान कर कांग्रेस पर चुटकी लेती नजर आई। ये प्रभारी कांग्रेस के लिए ही भारी पड़ने वाले हैं। ये जहां जाएंगे उन वहां का बंटाधार करने वाले हैं, ये समझ लीजिए। इनको पुरानी आदत है, क्योंकि संगठन के स्ट्रक्चर में काम किया नहीं है और संगठनात्मक चीज़ों से बहुत दूर रहने वाले ये लोग हैं। खूब इनके किस्से सुने और पढ़े हैं, इसलिए कांग्रेस जिन लोगों पर दांव खेलने जा रही है वो सफल नहीं होगा। मध्य प्रदेश का स्वभाव बदल गया है। मध्य प्रदेश का स्वभाव भारतीय जनता पार्टी मय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। अब जब चुनाव में 14 महीने ही बचे हैं, ऐसे में कांग्रेस ने भी अपना सियासी वनवास खत्म करने के लिए संगठन की जमावट शुरू कर दी है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या कमलनाथ के नेतृत्व वाली एमपी कांग्रेस 2023 में एकजुट होकर कमाल दिखा पाएगी? क्या कमलनाथ को पार्टी में सबका साथ मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। संगठन, सर्जरी और सियासत, इस पर हम विस्तार से बात करें। इसके पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या सर्जरी से सुधरेगी कांग्रेस की सेहत? क्या मिशन 2023 की जमावट से नाथ कर पाएंगे कमाल? क्या पार्टी नेताओं को एकजुट करना कमलनाथ के सामने बड़ी चुनौती? क्या मिशन 2023 के लिए जिला प्रभारी दे पाएंगे पार्टी को नई धार? तो ये बहुत सारे मुद्दों में से 4 खास हैं। क्या नए प्रभारी कांग्रेस को दे पाएंगे नई धार? और अभी हमने सुना किस तरह से भाजपा के प्रदेश महामंत्री कह रहे थे कि पूरा मध्य प्रदेश भाजपा में हो चुका है। तो ये बहुत सारी बातें दोनों पक्षों से आएगी। कांग्रेस कहेगी कि अब वो दिन लद गए और बीजेपी कहेगी कि अभी तो हमारा समय बाकी है। तो इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष मीडिया विभाग के श्री भूपेश गुप्ता जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेश सिंह जी, ताकत से तो काम बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी ने नगर सरकारों में और गांव की यानी जिले की सरकार में कांग्रेस से कड़ी चुनौती पाई है और नतीजे जो आए हैं वो बहुत कांग्रेस को सुकून देने वाले हैं, उत्साह बढ़ाने वाले हैं। मुझे लगता है कि जो संगठन की जमावट है वो सही दिशा में जा रही है, ऐसा सभी लोगों को लग रहा है। आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी को इस बार आप पटकनी दे पाएंगे या मामला पिछले चुनाव की तरह मार्जिन पर आकर रुक जाएगा? हमने तो 2018 में भी पटकनी दी और अभी 2023 में भी पटकनी देंगे। और जो ये हमारा संगठनात्मक संरचना है, इस संगठनात्मक संरचना की भारतीय जनता पार्टी कब से हंसी उड़ा रही। ये तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं मोबाइल पे अपने मिस कॉल देके।
ये दुनिया की पहली पार्टी है जो मिस कॉल से अपनी जो है दुनिया बसा लेती है, मिस कॉल से अपना घर बना लेती है। तो ये इनके कमेंट्स, इनकी टिप्पणियां कोई सुनने लायक भी नहीं है। ये तो इनका जो है एक इनके डीएनए का पार्ट है कि जब तक ये सुबह से लेकर शाम तक अगर 10 गालियां किसी को नहीं दे ले, इनका पेट का खाना नहीं पचता है। तो ये उस तरह की बात है। लेकिन हमारी जो तैयारी है वो कमलनाथ जी एक एक बूथ पर जो है इस तैयारी को लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए हमारे प्रभारियों को एक बड़े हेरफेर के साथ जो है उनको परिवर्तन किया गया है और वो लोग उनको प्रवास का नियत टाइम भी दिया जा रहा है कि उन्हें कम से कम जो है कितने समय तक अपने जिले में प्रभार के क्षेत्र में प्रवास करना, उसको करेंगे और उसकी हर महीने उनको रिपोर्ट देनी है अध्यक्ष जी को। उस रिपोर्ट की भी समीक्षा होगी हर महीने जो है क्या हुआ, क्या समस्या आई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी, कैसे उसका हल किया जाना है, इस पर जो है विमर्श होगा। तो ये एक बड़ी तैयारी है और ये हमारे मास कॉन्टैक्ट कार्यक्रम जो आएंगे आ रहे हैं अभी, उन कार्यक्रमों को किस तरीके से पेनिट्रेशन करना है, किस तरीके से जो महंगाई की मार से जनता मर रही है, किस तरह से जो है प्रशासन लूटमार करने में लगा है, रोज करोड़ों करोड़ों के आसामी रोज पकड़े जा रहे हैं, कितना भयंकर भ्रष्टाचार इस सरकार में है, वो सारी चीजें जो है ये सब चीजें इनपुट उनके आएंगे बाहर और उस तैयारी के साथ हम लोग जो है इस काम में जुट रहे हैं। चेतन जी, आपने सुना, आपका खाना नहीं पचता जब तक सुबह से शाम तक आप किसी को कुछ कह सुन ना लें, और मिस कॉल पर तो आप दुनिया बसा रहे हैं, घर बसा रहे हैं। ऐसे संगठन चलाएंगे तो जो नतीजे अभी आए हैं नगर निगम के चुनाव में, जो जिला पंचायत में, इसी के आसपास नतीजे रहने की उम्मीद है। भूपेंद्र गुप्ता जी ने साफ कह दिया है, पटकनी तो वो पहले भी दे चुके हैं और इस बार तो आपको अखाड़े में लगता है कि पटकनी देकर पीठ भी लगवाएंगे और ची भी बुलवाएंगे। तैयारी ऐसी है, आपकी राय? देखिए राजन जी, कांग्रेस पूरी तैयारी करे, मैं फिर से कह रहा हूं पूरी तैयारी करे, फिर नहीं कहना कि ये चूक हो गई हमसे। अभी भी आपने नगर परिषद, नगर पंचायतों में दावा किया था कि 80% स्थानों पर कांग्रेस समर्थित लोग चुनाव जीते हैं। अब परिणाम आ रहे हैं अध्यक्ष के रूप में, आप काउंट कर लीजिए कि 80% उनके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अभी आप इतनी दूर मत जाइए, इतना पीछे भी मत होइए। मैं तो अभी वर्तमान में नगर निगम में जो चुनाव हुए हैं, भोपाल शहर के 40% पोलिंग बूथों पर बैठने के लिए पोलिंग एजेंट नहीं थे। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं भूपेंद्र जी, सच हो तो उसको स्वीकार करिएगा। आप पहले अपने बूथ पर बैठने की टीम तो बनाइए। चेतन जी, ऐसा सच कौन स्वीकार करेगा? आप सच ही गलत पूछ रहे हैं। वैसे भूपेंद्र जी कर लेते हैं, इसलिए मेरे को उम्मीद है कि शायद वो कई बातों को स्वीकार कर लेते अगर है तो। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, बूथ पर बैठने वाली टीम आप पे नहीं है, बूथ पर लोगों को पहुंचाने वाली टीम नहीं है, बाहर टेबल लगा करके वर्क करने वाली टीम नहीं है। और अभी अनेक स्थानों पर हमने देखा कि जिस प्रकार से आप और आपके नेता चुनाव के समय भी, चुनाव के बाद भी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रशासन ने गुंडागर्दी की है। गुंडागर्दी किसी ने नहीं की। गुंडागर्दी तो तब होती है जब आमने सामने कहीं किसी से कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई आपका आदमी विरोध करने बैठे। आपके तो पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठे थे। और अभी आदरणीय भगवान दास सबनानी जी सच कह रहे थे कि कांग्रेस का जो कहीं भी किसी भी काम में लगा दो तो अपने ही लोगों का काम लगाने का काम पहले करते हैं। अभी मैं ज्यादा दूर नहीं, बाकी प्रदेश में क्या स्थिति है उसमें नहीं, लेकिन भोपाल शहर में जिसको कांग्रेस ने अपना प्रभारी बनाया है, उनके बारे में मैं समझता हूं, राघवन जी आप भी जानते होंगे कि कितनी बार कितने नाव से इस नाव, उस नाव से इस नाव, और संगठन की कितनी जिम्मेदारी के साथ जवाबदारी और कितना उनको वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र में खूब लड़ो, खूब ताकत के साथ लड़ो, लेकिन लड़े किससे? कई जगह तो हमारे पे कांग्रेस से है ही नहीं, तो मुकाबला किससे करें? तो हम ही को हारना है और हम ही को जीतना, तो हम ही को अंतिम समय तक पहुंचना है। तो ये स्थिति कम से कम राजनीति में नहीं होना चाहिए। अगर अच्छी बात है कसावट कर रहे हैं तो और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए और अवसर है, और अगर आपकी कसावट होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दुगनी ताकत से, दुगने उत्साह के साथ लगता है। ये तो पार्टी का कार्यकर्ता इस बात के लिए आदी हो गया है कि जब जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, जब जब लगेगा कि नहीं कांग्रेस बढ़ रही, तब तक दुगनी ताकत के साथ वो पार्टी का संगठन का विस्तार करता है। तो हम तो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने आए। और भूपेंद्र जी, आपकी उस बात को हम स्वीकार करते हैं कि 2018 में निश्चित रूप से आपको जो विधानसभा में मेंबरों की संख्या थी उसमें आपको कुछ अंक हमसे ज्यादा मिले थे, लेकिन इस बात को भी आपको स्वीकार करना चाहिए
कि टोटल वोट ऑफ परसेंट जो गिरा था इस मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में, वो मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। अब आप कह रहे हो हमने कि आपका जो बहुमत था उसको हमने लूट लिया, तो मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका दिया हुआ बहुमत, आपके जनता का दिया हुआ जनादेश अगर खंडित करना होता तो 2018 में 16 महीने की सरकार आपकी नहीं बनती। आप अपने घर के झगड़ों में गए, हर बर्तन से आवाज आती थी कलह की, तो जिस घर में हर बर्तन में कलह होगी तो उस घर का कितना दिन चलना होगा ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। चेतन जी, लेकिन एक बात है, 16 नगर निगम में आप 9 पर आ गए, 7 तो आप हारे कि नहीं? अरे तो 7 अगर हारे तो कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है। और अगर 2 सीटों की हम नगर निगम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 7 नगर निगम हारना बड़ी बात है। और इसके पक्ष में और विपक्ष में कोई कुछ भी कहे, जनता ही जानती है कि बीजेपी का जो वोटर था शहरों में वो उससे छिटका है। मैं लौटूंगा आपके पास, ये आत्मचिंतन का विषय सबके लिए हो सकता है, आपके लिए खासतौर से। रमेश शर्मा जी, आपने सुना भूपेंद्र गुप्ता जी को और चेतन जी को, क्या लगता है? दोनों पार्टियों ने अपने अपने पक्ष की बात रखी, लेकिन जो कांग्रेस संगठन में काम कर रही है, मुझे लगता है कि कई सालों बाद कांग्रेस ने संगठन की तरफ रुख किया है और उस पर गंभीरता से काम भी कर रहे हैं और निर्णय भी हो रहे हैं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, 2 बात हुई। एक तो चूंकि मैंने दोनों प्रवक्ताओं को ध्यान से सुना जी, दोनों जनों ने अपनी बात कम कही, दूसरे की बात ज्यादा कही। और जहां तक ये कांग्रेस के जो अभी बदलाव है, किसी भी पार्टी का ये उसका आंतरिक मामला होता है कि वो अपने संगठन में क्या हित अहित देख करके उचित या अनुचित बदलाव करे। ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। मोटे तौर पर उन्होंने जो अपने प्रभारी बदले हैं सारे के सारे, पूरा बदलने के प्रयोग ये भाजपा भी कर चुकी है। आप अगर भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम सारे नए लोग हैं। टिकट में भी उन्होंने इस बार यही कोशिश की। तो अगर कांग्रेस ने भी सारे प्रभारियों को बदला है तो इसको बहुत आश्चर्य या अलग तरीके से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। 2 बात है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस वक्त वैचारिक संक्रमण के बीच में है। इसमें कोई शक नहीं कि 2018 में सीटों की दृष्टि से उन्होंने सरकार बना ली थी निर्दलियों को तोड़ करके भी। अब इसमें आरोप लग सकते हैं कि उनका अंदरूनी झगड़ा था या भाजपा ने, चूंकि मैं गांव से आता हूं, हम लोग बचपन में पतंग खेला करते थे, तो उसमें एक दाव चलता था कि ढील देकर के हाथ पे से काट लेना। तो या तो ये दाव हो सकता है। और ठीक वैसा ही भाजपा ने अभी जो नगर पालिकाओं के पंचायतों के चुनाव हुए, बिल्कुल यही फार्मूला अपनाया। जिस जिले में या जिस जनपद में इनके 2-2 सदस्य थे, वहां भी उन्होंने जोड़ तोड़ करके अपना अध्यक्ष तो बना लिया, तो ढील देकर के हाथ पे काटना। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक था कि जो उसके प्रभारी हैं वो ठीक से कोऑर्डिनेट कर सकें। तो वो जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन में कमी रही कि इससे संक्रमण काल में जबकि उनको नेक टू नेक का मुकाबला था, ऐसे संक्रमण काल में भी उनके विद्रोहियों की संख्या खूब रही और जो लोग जीत करके आए वो भी कहीं ना कहीं दाएं बाएं हमको झांकते हुए दिखे। ऐसी स्थिति में उनको कहीं ना कहीं अपने कसावट की आवश्यकता थी और मैं समझता हूं उसी कसावट को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने प्रभारी को बदला है। और उनकी ये सावधानी को गैर जरूरी भी नहीं मानना चाहना चाहिए, क्योंकि अब साल भर 1.25 साल बाद चुनाव होना है। उस चुनाव में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एकजुट रहे, सक्रिय रहे, ये कांग्रेस की जरूरत थी और मैं समझता हूं इसी दिशा में कांग्रेस ने अपना कदम उठाया है। भूपेंद्र गुप्ता जी, थोड़ा मुस्कुराइए, आप इतना गंभीर मुद्रा में क्यों? इतनी सारी सीटें जीत चुके हैं, 16 में से 7 नगर निगम आपके पास है, माने विपक्ष के पास है, अगर आपकी 5 और 2 साथ मिला लें। और एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं राघवन जी, कहने के लिए भाजपा 7 आ रही है, मेरी दृष्टि से भाजपा को 9 में नुकसान हुआ। उज्जैन और बुरहानपुर की जीत कैसे हुई है वो भूपेंद्र जी भी जानते हैं और चेतन जी भी जानते हैं। मैं इसलिए तो मैंने कहा कि थोड़ा मुस्कुराइए, आपके पक्ष में मुस्कुराने के लिए बहुत सारी बातें। संगठन मजबूत हो रहा है और संगठन जब मजबूत होता है तो इसका मतलब है कि आपके अगले जो चुनाव वो और बेहतर होंगे, ये हम मानकर चल रहे हैं। रमेश जी ने एक चीज जोड़ी थी कि बीजेपी ने भी बदलाव किया है, जैसे कांग्रेस बदलाव कर रही, लेकिन बीजेपी ने पीढ़ी बदलने की काम किया है और पीढ़ी बदलने के काम करने में कई बार उस संक्रमण काल में द्वंद्व भी होता है। तो बीजेपी बदलाव और द्वंद्व दोनों से गुजर रही है। कांग्रेस के पास प्लस ये है, सबसे अच्छी बात यह है कि वो द्वंद्व में नहीं है और उसके बदलाव को लोग स्वीकार कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपकी बात कहिए। क्या आपने पीढ़ी बदलाव की बात करी, ये कांग्रेस 1975 से करती चली आ रही। जब ये जनसंघ था और ये जो है कांग्रेस के हमारी जो युवा पीढ़ी का जो बदलाव था,
उसको पानी पी पी कर इसी तरह गालियां बका करते थे। जब सोनिया गांधी जो के माध्यम से हम लोगों ने पूरी युवक कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज किया, जब राजीव गांधी ने ये काम किया, तो आपको याद होगा कि जब हमने कंप्यूटर क्रांति और 21वीं सदी की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है 7 दिन भारत बंद रखा था। बैलगाड़ी पे बैठ के जो है अटल बिहारी वाजपेयी गए थे कि ये जो है बर्बाद हो जाएगा देश इस कंप्यूटर से। आज मोदी जी उस कंप्यूटर को ये से चिपकाए घूम रहे हैं। ये जो है ये कांग्रेस के काम करने की शैली है। कांग्रेस ढोल बजा के, हल्ला मचा के, इवेंट बना के काम नहीं करती है। हमने पीढ़ी पर परिवर्तन कर दिया, इसका हम ढोल नहीं बजाते। हमारी तो पूरी कैबिनेट युवा थी। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाए एग्जाम्पल, हमारी जो कमलनाथ जी की कैबिनेट थी पूरी की पूरी यूथ थी। तो हमने ढोल थोड़ी बजाया कि युवा युवा युवा। ये बीजेपी के काम करने का स्टाइल है कि नाचो ज्यादा और भोजन कम खिलाओ लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी का और हमारे दर्शन में अंतर है। दूसरी चीज ये है कि आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा कि वैचारिक संक्रमण से हम लोग गुजर रहे हैं। हम वैचारिक संक्रमण से नहीं गुजर रहे, हमारे विचार स्थिर हैं। जो 1947 की लड़ाई में थे, आजादी की लड़ाई में थे, उन्हीं विचारों पर हम काम कर रहे हैं। उन विचारों की हत्या करने में भारतीय जनता पार्टी आगे लगी। पिछले 18 साल इस बात के गवाह हैं कि किस तरह से पंचायती राज प्रणाली को जो है नष्ट भ्रष्ट किया गया इस प्रदेश में। जो ग्राम सभाओं के अधिकार छीन लिए गए, लोगों को जो है उनके अधिकार छीन लिए गए, सचिवों के और जो है ग्राम व्यवस्था के मानदेय तक नहीं मिले लोगों को। ये जो समस्या है, इस पर जो मौलिक समस्याएं हैं, इन पर चर्चा ना हो, इसलिए ये तरह तरह के आजू बाजू से डायलॉग मारे जाते हैं। आज पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है कि अदालतों को, बड़ी ऊंची अदालतों को यह कहना पड़ रहा है कि अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। ये कलेक्टर बनने के काबिल नहीं है। जब इतनी भ्रष्ट व्यवस्था आपने पैदा कर दी है, आपसे पूछना चाहता हूं, मैं चेतन भाई से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस कलेक्टर को हटाया? इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद क्यों चिपटाए हुए हैं आप उसको अपने कलेजे से? क्योंकि आप उस भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे हैं, आप व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं। आप बताइए कि क्या ये संभव है एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कि एक व्यक्ति को जो है आपने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया और उससे वापस छीन रहे हैं आप? ये लिखा है कहीं संविधान में? जिंदा आदमी खड़ा है अपना वोट डालने के लिए और आप उसको धकेल के कह रहे हैं कि साहब जो है ये पाल साहब जो है डालेंगे टेंडर वोट। या आप मतदान नहीं करने दे रहे लोगों को, प्रशासन देख रहा है नंगी आंख से। जिंदा आदमी खड़ा हुआ है, उसे आप मतदान नहीं करने दे रहे। आप जो है जहां पर रिजर्व सीट है वहां पर आपने जो है सामान्य वर्ग के आदमी को चुन के खड़ा कर दिया। आपने जहां पर जो है नगर परिषद का नोटिफिकेशन निकाल दिया, गजट प्रकाशन हो चुका, वहां पे आपने पंचायत का चुनाव करा दिया। ये जो अव्यवस्था अराजकता आपने फैलाई है, लाखों लोगों के नाम इधर से उधर हो गए, मतदाता सूचियां बदल गई। और एक दिन में जब गालियां पड़ी पूरे प्रदेश में और जब वो चुनाव आयुक्त ने बयान दे दिया कि खुद फंसोगे, ज्यादा मत चिल्लाओ, तो दूसरे दिन सारी सूचियां सुधर गई। ये जो है ये प्रदेश ने ये नंगा नाच देखा है और इसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो ये पब्लिक डोमेन में गांव का एक एक बच्चा जानता है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा गया और किस तरीके से इस चुनाव की व्यवस्था की गई। हर जगह टेंडर वोट, हर जगह टेंडर वोट। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक शिवपुरी का गाली बक रहा है कलेक्टर को, तो किस बात के लिए गाली बक रहा है? इस बात के लिए गाली बक रहा है कि आप उसे टेंडर वोट क्यों नहीं डालने दे रहे हैं, और वोटर वहीं खड़ा है, वो कह रहा है कि साहब हम अपनी वोट हम डालेंगे। ये व्यवस्था जब आप कर दोगे, जब इस तरह की राजशाही, और इसको क्या हम गुंडागर्दी नहीं कहें तो क्या कहें? बताइए आप। जो शब्द आप बता दें वही शब्द हम प्रयोग करना शुरू कर देंगे। आप कहें कि परम शिष्टाचार है तो हम इसके लिए अभी शिष्टाचार शब्द का प्रयोग करने लगते हैं कि बीजेपी के शिष्टाचार का पालन नहीं किया कलेक्टर महोदय ने, आप इसलिए उन्हें गालियां बकते हैं। ऐसे चुनाव होते हैं? चलिए, आप लोकतंत्र का आदर कर रहे हैं? आपको मौका दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जनता ने आपको जो है कुर्सी पे बिठा दिया, तो आप इस तरह से उस कुर्सी का जो है मान करेंगे? चेतन जी, जो है अपने आप को भी जवाब आपको देना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी आप चेतन जी दरअसल क्या छोड़ के जा रहे हैं जी, इस बात का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मैं पूछ लेता हूं, आपके बच्चे भी समृद्ध होंगे इसमें, अकेले कांग्रेस ही नहीं नुकसान उठाएंगे, बिल्कुल आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे भी इस नुकसान में शामिल होंगे। चेतन जी, आपको कभी बहुत सारे सवाल हैं भूपेंद्र जी के,
और अगर फहरिस्त लंबी होगी तो मुझे लगता है कि घंटे 2 घंटे कम पड़ जाएंगे, लेकिन आप उसमें से बहुत सारे सवालों में से कम 2 4 5 जो आप समझते हैं इनका उत्तर आप दे सकते हैं, जरूर दें। देखिए राघवन जी, राघवन जी, हमने इस देश में कोई नया लोकतंत्र तो हम लेकर के आए नहीं। हम इससे पहले तो कांग्रेस कहती थी कि कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस ने देश का संविधान बनाया, कांग्रेस ने इस देश में सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को शुरू किया, प्रारंभ किया और इम्प्लीमेंट किया। तो जो विरासत में लोकतंत्र आपने हमको दिया है, उसी विरासत के लोकतंत्र पर तो अभी चुनाव हो रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लोकतंत्र के संविधान बदल गए, धाराएं बदल गई या इस देश का इतिहास कोई बदल गया। इतने सारे आरोप लगा रहे हैं आपकी हमने ये दिया। मुझे नहीं मालूम कि 1975 के आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आने वाली भावी पीढ़ी को क्या दिया कि सारा परिवर्तन देखने को। अगर लगता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गलत किया और सारा परिवर्तन है, अगर हम भी गलत करेंगे तो देश की जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी ना। लेकिन भूपेन जी, कभी अपने गिरेबान में झांक करके आप भी देखने की कोशिश करिए कि जिन अधिकारियों को, जिन कलेक्टरों को, जिस कमिश्नरों को आप कह रहे हो कि माननीय न्यायालय ने इस तरह की टीका टिप्पणी की, माननीय न्यायालय को सर्वोच्च अधिकार है कि अगर इस प्रकार का कृत्य करने पर अगर कोई, और खासतौर से जब लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कोई अगर इस तरह से छिन्न भिन्न करने का साहस करे तो उस पर स्टैंड ले सकता है। अगर माननीय न्यायालय को लगता है कि इस तरह की गड़बड़ियां हुई तो माननीय न्यायालय चुप क्यों है? माननीय न्यायालय को उस पर स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि सारे दरवाजे जब बंद होते हैं तब चाहे आप हो चाहे हम भी, हमने भी अनेकों बार हाईकोर्ट मेरे ख्याल से चेतन जी चर्चा पूरी उसकी दिशा बदल रही है। हम इस पर फोकस कर रहे थे कि संगठन, सर्जरी और सियासत। मुझे लगता है कि हम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, कोर्ट के बारे में कुछ कहना सुनना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। राघवन जी, कोर्ट पर नहीं आ रहा था, मेरा केवल इतना इंडिकेशन था कि अगर लोकतंत्र में अगर लगता है कि कलेक्टर हमारे इशारे पे गलत काम कर रहा है, कोई और लोग हमारे इशारे पे गलत काम कर रहे हैं, तो इस देश में अदालतें हैं और इस देश के लोकतंत्र की तासीर यही है कि जब भी समय समय पर आवश्यकता पड़ी है, उस लोकतंत्र के न्याय के मंदिर से ऐसी फटकार पड़ी है कि सारे राज्य, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, सारी सरकारें धराशायी हुई। रही बात कांग्रेस के जो अपना संगठन है, रमेश जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हालांकि उनका अपना लोकतांत्रिक अपनी पार्टी की प्रक्रिया का मामला है, लेकिन मुकाबला तो हमसे है। वो मुकाबला हमसे करने के लिए इस तरह की सारी कवायद कर रहे हैं। मैं फिर से जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब तक विचारों के साथ आप कार्यकर्ताओं को पैदा नहीं करोगे, जब तक विचार और पार्टी की निष्ठा के साथ कार्यकर्ताओं का समर्पण का भाव नहीं रखोगे, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि चेतन जी, एक बात जो भूपेन जी शायद भूल गया, मैं उसको अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूं। संगठन में जो बदलाव कांग्रेस ने किए हैं, बेशक बीजेपी भी उसी के आसपास अपने काम को करती आई है। उनके भी प्रभारी थे आपके यहाँ, पहले संगठन में संभाग के प्रभारी थे, फिर जिले के प्रभारी बने। अब व्यवस्था आपने भी बदली है, कमजोरी आपने भी देखी है। चुनाव में जो पिछले चुनाव का जिक्र आप दोनों ने किया है, मैंने भी उसका जिक्र किया कि नगर निगम और जिला पंचायत में जो चुनाव हुए, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे लिए अलार्म के है, ये एक तरह से खतरे के संकेत है। तो ये बात जब स्वीकार हो गई है तो इसी ट्रैक पर चलने की जरूरत है कि अगर आप खतरे में हैं और सुधरने की जरूरत है तो सुधरना चाहिए। मैं लौटूंगा, बहुत सारे सवाल हैं, समय थोड़ा सा कम पड़ेगा, एक राउंड और हम एक मिनट का कर सकते हैं। रमेश शर्मा जी, जो बात संगठन की हो रही है, बेशक बीजेपी अपने आप को बेहतर संगठन बताती है, लेकिन कांग्रेस ने पिछले दिनों में जो काम किया और जो नतीजे आए वो बताते हैं कि संगठन के स्तर पर कांग्रेस में जबरदस्त सुधार हुआ है और नतीजे उसी के परिणाम है। निश्चित रूप से कांग्रेस इस समय संगठन को मजबूत करने पे लगी हुई है, लेकिन संगठन की दृष्टि से देखें तो भाजपा का संगठन ज्यादा प्रभावी और मजबूत है। उसका कारण है कि दोनों का जो कार्यशैली अलग है। भाजपा चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है तो उसका संगठन स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है तो इनकी लीडरशिप अच्छी होगी। तो दोनों की दिशाएं और क्वालिटियां दोनों की अलग अलग हैं। संगठन की अगर आप बात करेंगे तो संगठन की दृष्टि से भाजपा कांग्रेस से आगे है। अब चूंकि उस मुकाबले के लिए अब आप देखिए कि जैसे भाजपा ने एक बदलाव किया है। भाजपा पहले चेहरे पर जोर नहीं देती थी, वो संगठन पर जोर देती थी, लेकिन अब भाजपा इस लाइन पर आई है कि संगठन के साथ साथ वो चेहरे पर भी जोर दे रही है। चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर भी, चेहरा प्रांतीय स्तर पर भी। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस पहले चेहरे पर जोर देती थी, संगठन पर उतना महत्व उनका जोर नहीं था, लेकिन अब कांग्रेस चेहरे के साथ साथ संगठन की तरफ आई। तो बदलते समय की जरूरतों के अनुसार जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो ऊंचाई पर जाता है। तो दोनों संगठन बदलते समय की जो चुनौतियां हैं उसके अनुरूप खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूं ये जो बदलाव उन्होंने किया है वो उसी दिशा में एक कदम है। भूपेन जी और चेतन जी से क्या आग्रह है, समय तो खत्म हो चला, लेकिन बातचीत में अगर आप चाहें तो
आधा मिनट की कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो जरूर दें, ताकि हम कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाएं। भूपेंद्र जी, बहुत संक्षेप में। रमेश जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं उससे सहमत हूँ कि परिवर्तनशील हैं चीजें, और उस परिवर्तन के साथ हम खड़े और उस परिवर्तन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अपनी रणनीति है और उस रणनीति के साथ हम जो है तैयारी कर रहे हैं, और जनता अगर हमारे को प्रसाद देगी तो हमें सफलता मिलेगी और हम फिर से वापस लौटेंगे। बिल्कुल। चेतन जी, आपकी कोई राय? निश्चित रूप से परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय के साथ परिवर्तन हुए। मध्य प्रदेश के संगठन को लेकर के हमारा देश आश्वस्त है कि जितने भी नए प्रयोग होने हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, उसका प्रयोगशाला मध्य प्रदेश है। तो निश्चित रूप से अनेक प्रयोग हुए हैं, चाहे वो उम्र के बंधन को लेकर के हो, चाहे क्राइटेरिया को लेकर के हो, और इन सबके इफ एंड वर्ड्स हो सकते हैं। इसके आधार पर उसकी नई ये जो भाजपा प्रयोगशाला बनी है, इसको लेकर आपकी तटस्थ राय की क्या? भाजपा की जो प्रयोगशाला उसके रिजल्ट ठीक आ रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर दोनों ही पार्टियों को हम प्रयोग धर्मी मान सकते हैं। कई बार कितनी चीजें हैं जो भाजपा ने कांग्रेस की अपनाई हैं, और कांग्रेस को भी लगा कि हमको इस दिशा में आगे चलना चाहिए, उन्होंने उसको अपनाया है। तो कुल मिलाकर के ये बीजेपी के जो प्रयोग हैं वो अभी उसके परिणाम ठीक आ रहे हैं क्या? वैसे अभी देखिए, बीजेपी अगर बढ़ रही है, उनका जन समर्थन बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रयोग प्रभावी है। अभी तो उनके जो प्रयोग है उसके रिजल्ट तो मेरे ख्याल से नगर निगम और जो जिला पंचायत के चुनाव में है वो ठीक नहीं है। तो कह सकते हैं कि पार्टी का प्रयोग जरूर उनको ठीक लग रहा होगा, लेकिन जनता में रिजल्ट अभी ठीक नहीं आया। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। भूपेंद्र जी, आपका बहुत साधुवाद। चेतन जी, आपका भी। और रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।